सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस। आज हम एक और नई केस स्टडी को समझेंगे। किस तरीके से केस स्टडी में हमें पूछा गया है, किस तरीके से हमें यहाँ पे समझना है, क्वेश्चन के साथ केस स्टडी को रिलेट करना है और किस तरीके से हमें उसके आंसर्स लिखने हैं ताकि हम एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को समझ पाएँ और केस स्टडी के अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ उसमें जो पूछा जा रहा है, जो हमें एक्चुअल में अप्रोच पूछी जा रही केस स्टडी को लेते हुए हमारे डिसीजन, एटीट्यूड, बिहेवियर या थिंकिंग पैटर्न को समझा जा रहा है, हम उसी कैसे अपने आंसर्स के थ्रू केस स्टडी को समझते हुए, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हुए लिख सकते हैं, उसे समझने की कोशिश करेंगे कोई केस स्टडी के साथ, राइट। ये जो है यहाँ पे केस स्टडी 2018 की सीरीज जो अपनी चल रही है, पेपर 2018 में से पिकड अप है क्वेश्चन नंबर 11 या 12 होगा मोस्टली। किस तरीके से वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया, किस तरीके से हमें यहाँ पे आंसर देना है और किस तरीके से हमें चीज़ों को समझना भी है साथ साथ में, और टाइम को मेंटेन रखते हुए आंसर्स भी लिखने हैं कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे हम जितना भी टॉपिक को समझ रहे हैं, जितनी भी अंडरस्टैंडिंग को समझ रहे हैं, जितने भी पैटर्न्स को समझ रहे हैं, ये पैटर्न्स डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आपके थिंकिंग पैटर्न और मेरे थिंकिंग पैटर्न या XYZ थर्ड पार्टी थिंकिंग पैटर्न के ऊपर। किस तरीके से हम किसी केस स्टडी में किस अप्रोच को जनरेट करने का काम कर सकते हैं। सो ये केस स्टडी आप 1.5x 2x पे भी सुन सकते हैं, और इसी के अंदर इसको सुनते समय हम सिर्फ रीलोकेट कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं कि किस तरीके से केस स्टडी में हमें पूछा जा सकता है और हमें किस तरह के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, तो हम एक कोड के साथ शुरू करते हैं कि आखिर हमें कोड कहना क्या चाहता है और किस तरीके से कोड में हमें समझाया गया है जो हम हमारे ऐसे या आंसर राइटिंग में यूज़ भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। The rights of every man are dismissed when the rights of one man are threatened। किस तरीके से the rights of every man, जैसे कि अगर यहाँ पे हम बात करें, कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई कंट्री है जिसके अंदर अपने रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, एक्ट हैं, बिल्स हैं या XYZ किसी भी तरीके से है, राइट। अगर वहाँ पे एक कॉमन पीपल, मतलब कि अगर एवरी पीपल की जगह कॉमन पीपल का एक जने की भी राइट्स को हम छीन रहे हैं, उसके अधिकार को वायलेंस के थ्रू या किसी तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, थ्रेटन मतलब कि उसको धमका रहे हैं, किस तरीके से दबा रहे हैं, अगर हम एक जने के साथ भी ऐसा कुछ करते हैं उसके राइट्स को लेते हुए, तो हम कहीं ना कहीं एवरी मैन, जितने भी दुनिया के अंदर या फिर जितने भी रीजन या फिर स्टेट वाइज या नेशन वाइज जितने भी लोग हैं, उन सब के राइट्स को हम डिसमिस करने का काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये एक कंपैरेटिवली स्टडी है कि किस तरीके से अगर समाज में एक जने के साथ बुरा हो रहा है तो हो सकता है यहाँ पे और भी दूसरे जने भी हो सकते हैं जिनके साथ वही चीज़ बुरी होगी। मतलब एक के साथ अगर बुरा हो रहा है तो ऑब्वियसली हम कहीं ना कहीं सभी के साथ बुरा कर रहे हैं आज के समय में। सो ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग थी कि किस तरीके से हमें यहाँ पे दी गई थी कोर्ट के द्वारा, जो जॉन F कैनेडी के द्वारा दी गई है। अगर आपको केस स्टडी से रिलेटेड या एथिक्स से, कंटेंट से रिलेटेड कुछ कंटेंट समझना है, पढ़ना है और इवेलुएट करना है कि किस तरीके से हो सकता है, तो आप www.sochies.com पे भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से केस स्टडी में हम और इवेल्युएटिंग आंसर लिख पाएंगे कहीं ना कहीं, राइट। चलो, तो केस स्टडी शुरू करते हैं। केस स्टडी को हम यहाँ पे बहुत ईजी वे में समझेंगे, किस तरीके से केस स्टडी हमें कह क्या रही है और किस तरीके से केस स्टडी में जो हमारे मेन हैं स्टेक होल्डर्स वो कौन कौन हैं, और स्टेक होल्डर्स के अकॉर्डिंग ही हम बेटर डिसीजंस ले पाएंगे कहीं ना कहीं, क्वेश्चन को समझते हुए आंसर्स लिख पाएंगे। एडवर्ड स्नोडेन, अ कंप्यूटर एक्सपर्ट फ्रॉम ए CIA एडमिनिस्ट्रेटर, रिलीज कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स एट द प्रेस अबाउट द एग्जिस्टिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्विलेंस प्रोग्राम। किस तरीके से एक XYZ पर्सन है, जहाँ पे नाम दे दिया गया XYZ पर्सन का, मोस्ट प्रोबेबली हमें यहाँ पे अपनी मेंटलिटी किस अकॉर्डिंग बनानी वो भी डिसाइडेड नहीं है, सिर्फ हम केस स्टडी को पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिए। क्योंकि आप यहाँ पे हो सकता है कि एक मेंटलिटी थर्ड पर्सन के तौर पे बना ले, एक एज ए IAS ऑफिसर के तौर पे बना ले, या एज ए जनरल पब्लिक के तौर पे बना ले, ये हमें एंड में पता चलता है कई बार कहीं ना कहीं, राइट। एक पर्सन है जो CIA एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को प्रेस के सामने लेके आता है अबाउट एग्जिस्टिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्विलेंस प्रोग्राम। According to many legal experts and the US government, his action violated the Espionage Act 1971, which identified the leak of state secret as an act of treason। किस तरीके से ये एक्ट के तहत उसने एक लीगली अगर देखे तो उसने एक क्राइम किया है कहीं ना कहीं, एक लीगली तौर पे देखे तो उसने एक क्राइम के साथ साथ किस तरीके से एक एक्ट का वायलेशन भी किया है, जो एक शो करता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट की कोई भी कॉन्फिडेंशियल
चीज़ों को जब कोई बाहर करता है तो उस लेवल की पनिशमेंट उस एक्ट के अंदर डिसमिस हो सकती है, कहीं ना कहीं डिसमिस मतलब कि यहाँ पे हो सकती है इवेलुएट। येट डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही ब्रोक द लॉ, स्नोडेन आर्ग्यूड दैट ही हैड ए मॉरल ऑब्लिगेशन टू एक्ट। अब यहाँ पे कुछ मॉरल ऑब्लिगेशंस दे रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से इस एक्ट के तहत उनकी कुछ मॉरल ऑब्लिगेशंस जो थे वो सामने रखना चाह रहे हैं। He gave a justification for his whistleblowing by stating that he had duty to inform the public as to that which is done in their name and that which is done against them। किस तरीके से वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे मैं पब्लिक के राइट्स को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ या इस एक्ट को ले रहा हूँ, किस तरीके से पब्लिक के अंदर पता होना चाहिए पब्लिक को, टू इन्फॉर्म द पब्लिक इज टू दैट विच इज़ डन इन देयर नेम, क्या क्या चीज़ें उनके नाम पे आज के समय में हो रही है, और दैट विच इज़ डन अगेंस्ट दैम, क्या क्या चीज़ उनके नाम के खिलाफ या उनके जो अधिकार हैं मौलिक सिद्धांत है उसके अगेंस्ट हो रही कहीं ना कहीं। अकॉर्डिंग स्नोडेन द गवर्नमेंट वायलेशन ऑफ प्राइवेसी हैड टू एक्सपोज रिगार्डलेसली ऑफ लीगलिटी सिंस मोर सब्सिडेंटली इशू ऑफ सोशल एक्शन एंड पब्लिक मॉरलिटी वेर इन्वॉल्व है। किस तरीके से यहाँ पे सोशल लीगली सब तरीके से काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई, लीगल लेवल पे हम देखें या फिर सोशल एक्शन के तौर पे देख ले, पब्लिकली मॉरलिटी के फॉर्म में देखें, तो काफ़ी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो रही है, एथिकल इश्यूज काफ़ी सारे बन रहे हैं कहीं ना कहीं। मैनी एग्री विद स्नोडेन, फ्यू आर्ग्यूड दैट ही ब्रोक द लॉ एंड कंप्राइज द नेशनल सिक्योरिटी। किस तरीके से यहाँ पे कुछ जने उसके साथ भी आए, कुछ जने यहाँ पे एज ए नेशनल सिक्योरिटी का सबसे प्रायोरिटी रखते हुए बोल रहे हैं कि ये चीज़ गलत हुई कहीं ना कहीं, फॉर विच ही शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। किस तरीके से वो उसकी जिम्मेदारी या क्रेडिटिबिलिटी बनती है कहीं ना कहीं। क्रेडिटिबिलिटी यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से बन सकती है कहीं ना कहीं, राइट। डू यू एग्री दैट स्नोडेन एक्शंस वेर एथिकली जस्टिफाइड इवन इफ लीगली प्रोहिबिटेड। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जो स्नोडेन ने एक्शन दिया है वो एथिकली जस्टिफाई करता है या लीगली वो प्रोहिबिटेड है कहीं ना कहीं, वाई नॉट, इन दोनों के रीज़न भी देने अपने को। मेक एन आर्ग्यूमेंट बाय वेइंग द कॉम्पिटिंग वैल्यूज इन द केस। किस तरीके से हमें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट जनरेट करना है, कॉन्फ्लिक्ट्स किस तरीके से या डायलमास किस तरीके से, एथिकल वैल्यूज या एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एथिकल डायनामास जिस तरीके से जनरेट हो रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे कंपैरेटिवली एथिकल इश्यूज के कॉन्फ्लिक्ट्स को भी सामने लाना है, राइट। चलिए, एज यूजुअल हम कई बार देखते हैं हमारी केस स्टडी में हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड राइट एज वन हैंड एंड लार्ज इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। इंडिविजुअल फ्रीडम एंड राइट्स एट वन हैंड, लार्ज इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी और द नेशन ऑन द अदर आर perennial सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। किस तरीके से ये सबसे बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है जो आज के समय में हम देख सकते हैं सोसाइटी में हो रहा है या चल रही हैं चीज़ें कहीं ना कहीं। सिर्फ हम बता रहे हैं, जनरली हम एथिकल इश्यूज़ क्या होंगे उस पर डिस्कशन पे नहीं है, हम सिर्फ केस स्टडी को यहाँ पे ओवर हाईलाइट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। इंट्रोडक्शन में हम हमेशा केस स्टडी को हाईलाइट करते हैं या ओवर हाईलाइट कर सकते हैं। द गिवन सिचुएशन ऑल्सो हाईलाइट्स द वेरी सेम फैक्ट देयर आर टाइम्स व्हेन टू कॉम्पिटिटिंग वैल्यूज क्रिएट डायलेमास। अब यहाँ पे वही बात हुई, किस तरीके से यहाँ पे कॉम्पिटिटिंग वैल्यूज जो हैं वो डायलेमास या कन्फ्लिक्ट या फिर कन्फ्यूजन या फिर हम बोल सकते हैं डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करिए कि दो तरीके की एथिकल वैल्यूज के बीच में। क्या क्या है, मॉरलिटी वर्सेस लीगैलिटी, किस तरीके से मॉरलिटी और लीगल के अंदर डिस्प्यूट्स या कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो रहे हैं। इंडिविजुअल लिबर्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी, किस तरीके से इंडिविजुअल लेवल पे जो लिबर्टी जनरेट हो रही है, नेशनल सिक्योरिटी लेवल पे जो जनरेट हो रही है, उनके बीच में डिफ्रेंशिएशन का यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है कहीं ना कहीं, राइट। तो हमने देखा कि हमारे इस आंसर के अंदर हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन में सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताई है और सिर्फ 2 चीज़ें यहाँ पे सबसे इंडिविजुअल लेवल पे उठ रही है जो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करने का काम कर रही है, उसे हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे सबसे पहला था मॉरलिटी वर्सेस लीगैलिटी। किस तरीके से मॉरल और लीगल जो टर्म्स है दो, ये एक दूसरे को लेके कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करें, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे केस स्टडी के एंड में हमने देखा कि 2 तरह के कॉन्फ्लिक्ट, कुछ जने एग्री हो रहे थे, कुछ जने डिसएग्री हो रहे थे नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। तो 2 तरह के कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे। एक जो नेशनल सिक्योरिटी पे ध्यान रख रहे हैं वो लीगल या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे जो मॉरल हैं वो ह्यूमन वैल्यूज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी पे दे रहे हैं एज कम्पेयर टू कॉन्स्टिट्यूशन या फिर रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज जो भी हैं, राइट। दिस बोथ वैल्यूज आर क्लोजली रिलेटेड एज बोथ सीक्स टू रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्शन। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम ओवरऑल शुरुआत कैसे कर रहे हैं,
दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर के अंदर और एक्शंस जो हैं उनके दोनों को ही ये दोनों चीज़ें कंट्रोल करती है। रेगुलेट मतलब कंट्रोल कर सकती है या उनको डाइवर्सिफाइड मैनिपुलेट भी कर सकती है, बट एक्शन में बी लीगली करेक्ट, मे नॉट बी मॉरली करेक्ट और वाइस वर्सा। यहाँ पे हम दोनों टर्म्स की बात कर रहे हैं। अभी तक हम सिंपल इंट्रोडक्शन में भी हमने सिर्फ टॉपिक को, केस स्टडी को समझाया था। उसी के बाद हम जो टॉपिक ले रहे हैं मॉरल लीगलिटी, तो यहाँ पे आपको दोनों की इंपॉर्टेंस को समझाना है। ऐसा नहीं कि आप एक साइडेड होकर डिसीजन लेंगे। एज ए एथिक्स पेपर या आप जो भी आंसर्स लिखते हैं, तो आंसर्स के अंदर हमेशा न्यूट्रल रहते हुए दोनों पक्षों की तरफ बराबर झुकाव रखते हुए अपने को बात करनी होगी कहीं ना कहीं, ताकि आप इन कमिंग फ्यूचर के अंदर न्यूट्रल डिसीजन देने का काम कर सके। यहाँ पे हमने सबसे पहले पूछा गया था कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो रहे, उनको इवैल्यूएट एक्सप्लेन करना है। इट इज़ एन इटर्नल डायलेमा विच ऑकर इन फ्यूचर एज वेल। फ्यूचर में भी ये चीज़ हो सकती है, ऑब्वियसली बात है। हम फ्यूचरिस्टिक को भी ध्यान में रखते हुए चीज़ें, क्योंकि हमें हमेशा सीखा है कि शॉर्ट टर्म में डिसीजंस और लॉन्ग टर्म में हमें दोनों ही डिसीजंस का ध्यान रखना है कहीं ना कहीं। लॉ इज नेसेसरी टू मेंटेन ऑर्डर एंड मिनिमम कोऑर्डिनेशन इन द सोसाइटी, सबसे इंपॉर्टेंट है। मॉरलिटी इज डिफरेंशिएटेड ऑफ इंटेंशन, डिसीजन, एक्शन बिटवीन दोज दैट डिस्टिंग्विश एज प्रॉपर, दोज दैट आर इम्प्रॉपर। किस तरीके से हम देख सकते हैं मॉरलिटी जो डिफरेंशिएट जनरेट करती है वो लोगों के इंटेंशन, इन लोगों के बिहेवियर, इन सब के ऊपर डिपेंडेंस रखती है। बोथ सीक जस्टिस इन डिफरेंट वेज, हेल्प अटेनिंग सस्टेनेबिलिटी एट द सोसाइटी। किस तरीके से दोनों की ही दोनों समाज के अंदर मॉरलिटी और लीगैलिटी, जो मॉरलिटी मतलब ह्यूमन वैल्यूज़ की बात कर सकते हैं या ह्यूमन के एट्रीब्यूट्स की बात कर सकते हैं, लीगलिटी मतलब रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ की बात सकते हैं। दोनों ही कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में लाने के लिए। स्टैब्लिशिंग प्रेसिडेंट ऑफ वन ओवर द अदर वुड बी नो वाइस ऑप्शन। इन दिस केस Edward Snowden has legal violated this act, but this act must be looked with his intention to serve the large public goods. अब यहाँ पे हम इससे बात करें कि किस तरीके से अगर लीगल वे में देखा जाए तो उसने एक एक्ट को तोड़ा है, उस एक्ट को उल्लंघन करने की कोशिश की है कहीं ना कहीं। अगर वो एक्ट को देखिए तो वो लीगली गलत जा रहा है कहीं ना कहीं, बट वहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसको एज ए लीगली यहाँ पे चीज़ों को ध्यान रखना होगा। लीगली ध्यान में रखते हुए उस एक्ट के अंदर हिज एक्ट मस्ट बी लुक्ड विद हिज इंटेंशन टू सर्व द लार्ज पब्लिक गुड। यहाँ पे फ्यूचर के अंदर हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से इस एक्ट के अंदर हमें स्लाइटली कुछ चेंजेस करने होंगे ताकि हम फ्यूचर में लार्ज पब्लिक गुड्स के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रख पाए कहीं ना कहीं। हमेशा इंटरनेशनल सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी को ही प्रायोरिटी ना रखते हुए जो लार्ज पब्लिक गुड्स हैं या लार्ज पब्लिक की जो इंटेंशन है, ह्यूमंस की इंटेंशन या फिर ह्यूमंस की जो वैल्यूज़ हैं, मॉरलिटी है, उसका भी ध्यान रखा जाए। तो यहाँ पे हमने एक ओवरऑल एंडिंग में सॉल्यूशन देने की कोशिश की कि किस तरीके से शुरुआत में हम अंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं, किस तरीके से उसने वॉल्यूशन तो क्या है लीगली, बट हमें इस एक्ट के अंदर चेंजेस लाते हुए चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए। तो ये पहला एक कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है जिसका हम बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं सॉल्यूशन देने की भी कोशिश कर पा रहे हैं, राइट। चलिए, इंडिविजुअल लिबर्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आया था कि इंडिविजुअल लेवल पे लिबर्टी और नेशनल सिक्योरिटी सबसे डिस्प्यूटेड कॉन्फ्लिक्ट है कहीं। इंडिविजुअल लिबर्टी प्राइवेसी मतलब कि यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे उनकी इच्छा शक्ति या उनकी जो कुछ भी करने की इच्छा है उसकी बात कर रहे हैं। सीक्स टू प्रोवाइड इंडिविजुअल स्पेस टू ह्यूमन, इंडिविजुअल लेवल पे स्पेस देता है ह्यूमंस को। दिस वैल्यू रिस्पेक्ट द इंट्रिकेट रिलेशन ऑफ पर्सन, पर्सनल फीलिंग ऑफ पीपल। किस तरीके से ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इंडिविजुअल या पर्सनल लेवल पे पर्सन पर्सनली फीलिंग्स ऑफ पीपल्स उसका भी ध्यान रखने का काम करता है। अभी हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि किस तरीके से जो कोड हमने लिया था वो कोड यहाँ पे आप सोचिए किस तरीके से इंप्लीमेंट हो सकता है। द राइट ऑफ एवरी मैन आर डिसमिस्ड व्हेन द राइट ऑफ वन मैन आर थ्रेटन। यहाँ पे तो वन मैन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात तो कर रहे थे ह्यूमन इंडिविजुअल की लिबर्टी की बात कर रहे थे। तो एक की अगर लिबर्टी डैमेज हो रही है तो यहाँ पे हो सकता है कि हम पूरी सोसाइटी की लिबर्टी को डैमेज करने का काम कर रहे हैं कहीं ना। तो यहाँ पे कोर्ट के द्वारा भी आप किसी ना किसी चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड कर सकता है कहीं ना कहीं। विच आर एसेंशियली बिकॉज वी आर ह्यूमंस, नेशनल सिक्योरिटी सीक्स प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ थ्रेट्स। इट इज़ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट सिटीजन, बाउंड्रीज, इकोनॉमी। अब यहाँ पे हमने जनरली बताया कि नेशनल सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो किसी कंट्री की बाउंडेशन, किसी कंट्री के अंदर सिटीजन्स है या इकोनॉमी है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर सकती है। नो नेशन बिकम्स ग्रेट बाय ड्रॉपिंग इट्स ओन इंडिविजुअल। किस तरीके से कोई भी नेशन कभी महान या कोई बहुत बड़ा नहीं बन सकता जब तक वो इंडिविजुअल्स की
ध्यान या उसकी अप्रोच को समझ नहीं पाएगा। द सर्विलेंस प्रोग्राम वॉज अ ग्रोस वायलेशन ऑफ इट्स ओन मैंडेट। स्नोडाउन एक्ट्स इन दिस केस शुड नॉट बी कंसिडर्ड अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। यहाँ पे हमको लगता है कि किस तरीके से ये जो एक्ट था, ये जो इंडिविजुअल लेवल पे लिबर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को हमने प्राय रख के बताया कि ये अगर ध्यान में रखा जाए तो ये नेशनल सिक्योरिटी पे कोई थ्रेट जनरेट करने का काम नहीं कर सकता है। बट इंडिविजुअल लेवल पे हमने देखा था केस स्टडी में आर्ग्यूमेंट भी हो रहे थे इस चीज़ को लेके। इन द अबव मेंशन कंडीशन इट शुड बी अंडरस्टूड दैट ऑल दिस वैल्यूज कैन नॉट बी प्रोपोगेट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू ईच अदर। There must be a certain limitation of domain under which national security and individual liberty should operate. अब यहाँ पे हमने थोड़ी सी बात की, हमने सिर्फ एक साइड की बात नहीं की कि नेशनल सिक्योरिटी को साइड में कर दो और इंडिविजुअल लिबर्टी को ध्यान में रखो। हमने बात की कि किस तरीके से इंडिविजुअल लिबर्टी के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी को पैरेलल में भी लेके चला जा सकता है, राइट। लीगैलिटी एंड मॉरलिटी कम्स टू एन कंसर्न कॉन्शियसनेस कैन बी कंपास इन डिफरेंट डिमांडिंग कंडीशन। In the mentioned case, Snowden was in dilemma surveillance and was a gross violation in the name of national security. किस तरीके से यहाँ पे हम बात करें कि नेशनल सिक्योरिटी के तौर पे देखें तो एक सर्विलेंस या वॉयलेशन एक्ट को ध्यान में रखते हुए उस अकॉर्डिंग सोसाइटी के अंदर नए नॉर्म्स और नेशनल सिक्योरिटी को लेते हुए नए रूल्स रेगुलेशन या सर्विलेंस लगाए जाएँ कहीं ना कहीं। सो ही वॉज राइट इन एक्सपोजिंग द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे कंपेरेटिवली हमने सॉल्यूशन भी दे दिया और एक इंडिविजुअल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट को जो जनरेट हो रहा है उसके अंदर एक सॉल्यूशन पे भी पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं सॉल्यूशन पे पहुँचे और हमने सॉल्यूशन भी दिया है, राइट। दोनों की बात करें यहाँ पे किस तरीके से हम सॉल्यूशन तक पहुँचे हैं और सॉल्यूशन दिया है, दोनों में डिफ्रेंसिएशन है बहुत ईजी वे में, राइट। तो होपफुली आपको ये केस स्टडी समझ में आएगी किस तरीके से हम ये केस स्टडी लिख सकते हैं और किस तरीके से इसके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली हम बहुत जल्दी कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस होते हैं, जो अपने 10-10 मार्क के क्वेश्चन होते हैं जिसमें 150 वर्ड्स लिखने होते हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल एथिक्स के पेपर को लेके किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आंसर राइटिंग होनी चाहिए, वो बहुत बेटर हो कहीं ना कहीं, राइट। चलिए तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल दैट टाइम थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।